नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके लिए हम डीपीएसपी संक्षेप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि संक्षिप्त शो है यह, डीपीएसपी का हम प्रयोग करेंगे। तो टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में भी हम बता दें कि मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निदेशक तत्व है, अलग अलग चैप्टर नहीं है, बल्कि प्रस्तावना में जिन लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों को प्राप्त करने की बात कही गई है, उसके लिए हम मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम लोग वर्गीकरण भी देखेंगे। वर्गीकरण, यद्यपि नेहरू रिपोर्ट और कराची प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु सप्रू समिति ने इसका वर्गीकरण किया गया। जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय था उसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, और जिन कल्याणकारी चीजों को भविष्य में लागू किया जाना था उसे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। तो टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और यह भारतीय संविधान का अनुपम विशेषता भी है। विश्व के सभी देशों में डीपीएसपी को शामिल नहीं किया गया है। जिन जिन देशों में शामिल है उसका भी उल्लेख हम करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के इसको हम लोग देखेंगे। और ये आपको दिख रहा है, चैप्टर प्लान दिख रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का चैप्टर प्लान दिख रहा है। और इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें हम लोग भूमिका से स्टार्ट करेंगे। भूमिका से यानी भारतीय संविधान की यह अनुपम विशेषता है और इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। रही बात प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी यह अवाद योग्य है। जिस तरह से मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायालय की शरण लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तब प्रकृति गैर न्यायोचित है, अवाद योग्य है, अप्रवर्तनीय है। और तब देखें कि इसका वर्गीकरण भी किया गया है। समाजवादी सिद्धांत के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। सिद्धांत के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। और इसका वर्गीकरण किया गया है गांधीवादी सिद्धांत के रूप में, और पश्चिमी उदारवादी सिद्धांत के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। और तब इसका उल्लेख 36 से 51 तक है। संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान के अन्य भागों में भी इसका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 335 में, 350 क में और 351 में। तो 4 भाग 4 के अतिरिक्त कहां इनका उल्लेख है हम देखेंगे, महत्वपूर्ण पार्ट है वह। और तब लास्ट में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है उसे देखने का प्रयास करेंगे। फिर एक बार हम कहें कि प्रस्तावना में जिन लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों को प्राप्त करने की बात कही गई है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम करता है मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निदेशक तत्व। तो टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, समय कम है, तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। रही बात भूमिका की, इंट्रोडक्शन या परिचय से हमें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय से किसी टॉपिक का, तो यह भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता है। डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता है। विश्व के जिन अन्य देशों में इसे शामिल किया गया है वह ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजील, जर्मनी, इटली, बर्मा आदि देशों में राज्य के नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। इसका भाग 4 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो 36 से 51 में डीपीएसपी का यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया है। और आयरलैंड ने अपने संविधान में स्थान दिया इसे 1937 में। 1937 में आयरलैंड ने अपने संविधान में स्थान दिया। वर्ष पूछा जा सकता है, बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है यह स्रोत का कि कहां से इसको लिया गया है। और यदि यह पूछे कि आयरलैंड ने किस देश से अपनाया है, तो आयरलैंड ने डीपीएसपी को स्पेन से लिया है। आयरलैंड ने डीपीएसपी हम संक्षेप में प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का। तो आयरलैंड ने डीपीएसपी स्पेन से लिया है। यह कहां से लिया है? स्पेन से इसे ग्रहण किया है। तो जिन अन्य देशों में डीपीएसपी का उल्लेख है वह है, जिन अन्य देशों में डीपीएसपी का उल्लेख है, वह है ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजील, जर्मनी। भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल है जिन्होंने
अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रमुख स्थान दिया है, प्रमुख स्थान दिया है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट में, जिसकी हम बात कर रहे थे, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी का, यह कब का है? 1928 ईस्वी का नेहरू रिपोर्ट। और कराची सेशन 1931 का है। कराची प्रस्ताव में कांग्रेस का जो कराची प्रस्ताव था उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। किसका? फंडामेंटल राइट का उल्लेख यद्यपि किया गया था, परंतु फंडामेंटल राइट का वर्गीकरण किया गया सप्रू समिति ने इसका वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण किया प्रवर्तनीय और अपरिवर्तनीय में इसका वर्गीकरण किया। यानी फिर हम कहें कि मूल अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो अलग अलग चैप्टर नहीं है। जिन चीजों को उस समय लागू किया जाना संभव था उसे परिवर्तनीय बना दिया गया, और जिन कल्याणकारी चीजों को भविष्य में लागू किया जाना था उसे अपरिवर्तनीय बनाया गया। और फिर संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, न्यायोचित और गैर न्यायोचित में इसका वर्गीकरण किया। तो न्यायोचित को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रख दिया गया, परिवर्तनीय को बात एक ही है, कहने का शब्द अपना अपना अलग है, इसको फंडामेंटल राइट में रख दिया गया और इसे DPSP में रख दिया गया, DPSP में रख दिया गया। तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि था DPSP का। बढ़ते हैं आगे हम लोग। और उद्देश्य क्या है इसका? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी राज्य का महिलाओं की स्थिति में सुधार, SC ST को समाज के मुख्य धारा में लाना, जो वंचित हैं, न्याय से वंचित हैं, उन्हें जो है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की यदि तीनों दे तो न केवल इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी इसका उद्देश्य है। लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी शासन का सबसे लोकप्रिय रूप है, भारत लोकतंत्र का जननी है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यदि तीनों विकल्प में दे, तीनों आप बनाएंगे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। एक कथन संबंधी प्रश्न यह याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि DPSP का उद्देश्य क्या है भाई? इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पर यदि बात किया जाए तो जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। पूछा जा सकता है कि किसने DPSP के उद्देश्य के बारे में अपना मत यह व्यक्त किया है कि इसका उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, तो वो कोई और नहीं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उद्देश्य इसका हो गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। DPSP का अन्य देशों में प्रावधान, जिन अन्य देशों में इसका प्रावधान किया गया है, आपको हम कहे कि ऑस्ट्रिया में वह देश है, ऑस्ट्रिया, स्पेन है, ब्राजील है, आयरलैंड है, स्पेन है। आयरलैंड से भारत ने अपने संविधान में इसे स्थान दिया, आयरलैंड है। बर्मा है, इसमें बर्मा है। इटली है, जर्मनी है, म्यांमार आज हो गया है बर्मा। इन देशों में भी DPSP को अपने संविधान में स्थान दिया है। तो जिन अन्य देशों में इसका प्रावधान है, यह कुछ प्रमुख देश यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, स्पेन, आयरलैंड, बर्मा, इटली, जर्मनी आदि देशों में इसका जो है उल्लेख किया गया। आदि देशों में DPSP को अपने संविधान में स्थान दिया गया है। इन देशों में स्थान दिया गया है। भारत भी प्रमुख देशों में शामिल है जिसने DPSP को अपने संविधान में शामिल किया। यानी भारत ने भी अपने संविधान में DPSP को अपने संविधान में DPSP को स्थान दिया है। अपने संविधान में DPSP को स्थान दिया है। DPSP को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्थान दिया है। यह भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता यह है, भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता है। अब आइए हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सघन रूप में अनुच्छेद मिलेंगे, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। यदि हम बात करें जो है निःशुल्क विधिक सहायता की, तो वह है 39 में।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है 40 में, अनुच्छेद 40 में जो है। और जो है 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। निर्वाह मजदूरी की बात इसमें कही गई है। अब आपको अनुच्छेद पर, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर वर्क कर लेना है। 44 हम सभी जानते हैं कि अति महत्वपूर्ण है। 43 भी महत्वपूर्ण है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनुच्छेद 43 आया, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, और इसी अनुच्छेद के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम जो कि कानून है, मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लाया गया। इसको सफलीभूत करने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लाया। तो पूछा जा सकता है कि यह रोजगार गारंटी कानून है। मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कानून है। इसको लागू करने के लिए इसको लाया गया, मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लाया गया। 44 में जो आपका उल्लेख है वह है समान नागरिक संहिता। वह क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 महत्वपूर्ण है। 44 में समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख इसमें किया गया है। एक समान नागरिक संहिता अति महत्वपूर्ण। एक देश एक कानून एक नागरिक संहिता, और यह गोवा में लागू है। किस राज्य में लागू है? तो गोवा में यह लागू है। हाल फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने भी इसे लागू किया अपने विधानमंडल से में विधेयक पारित करके। 44 की बात कही गई है। 45 का अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा और पोषाहार की बात कही गई है। शिक्षा और उनके पोषाहार की बात कही गई है। शिक्षा और पोषाहार की बात कही गई है। बच्चे स्वस्थ होंगे, देश मजबूत बनेगा, विकसित बनेगा। रही बात यदि 46 की जाए तो SC, ST और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 में 46 की जहां तक बात है उसमें SC, ST के लिए प्रावधान है। 46 में SC और ST के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी यानी उनका जो है विकास और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। इसमें शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात इसमें कही गई है। शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। 47 की यदि हम बात करें अनुच्छेद 47 की, 47 जो है अनुच्छेद 47 क्या कहेगा भाई? तो इसमें लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा रखने की बात कही गई है। लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा रखने की बात, कही गई है। जीवन स्तर को ऊंचा रखने की बात कही गई है इसमें। तो अनुच्छेद 47 को आप ध्यान में रखेंगे। 46 SC, ST पर आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अनुच्छेद सघन रूप में आता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं। और 48 में कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48 की बात किया जाए तो इसमें कृषि एवं पशुपालन, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि एवं पशुपालन की बात कही गई। दुधारू पशुओं के वध को इसमें रोका गया। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। और 41 में आपका पर्यावरण, 41 में क्या है? 48 का में पर्यावरण की बात कही गई है। पर्यावरण की अभिवृद्धि की बात कही गई है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए पर्यावरण अभिवृद्धि की बात इसमें कही गई है। और 49 में आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थान व स्मारक वस्तुओं का संरक्षण की इसमें बात कही गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई। स्थानों, स्मारकों
एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है, एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है, वस्तुओं के संरक्षण की इसमें बात कही जाएगी। इक्वली इंपॉर्टेंट है यह सभी अनुच्छेद। अनुच्छेद पर आप ये कर लीजिएगा। और इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है, यानी सेपरेट करना। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है, न्यायपालिका से पृथकीकरण है, पृथकीकरण इसमें बात कही गई है। और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति का इसमें उल्लेख किया गया, अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अब आइए संविधान के अन्य भागों में दिए गए डीपीएसपी, 36 से 51 तक ही नहीं है, 36 से 51 तक नहीं है, यानी इसका उल्लेख अनुच्छेद 335 में भी है। यानी आरक्षण प्रदान करते हुए उनके कौशल को भी ध्यान इसमें रखना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 350 क में है। इसमें अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह, 350 का क हो जाएगा, यह अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इसमें जो है अल्पसंख्यकों को उनके मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और 51 में हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही गई। अनुच्छेद 3 से 51 की जहां तक बात है, इसमें हिंदी जो कि राजभाषा है, इसको बढ़ावा देने की, राष्ट्रभाषा है, बढ़ावा देने की बात कही गई है। बढ़ते हैं आगे हम। डीपीएसपी का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग आप ठीक दुरुस्त कर लेंगे। ये वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन है। इनके वर्गीकरण की बात होगी तो यह गांधीवादी सिद्धांत यानी समाजवादी सिद्धांत के रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है। समाजवादी सिद्धांत के रूप में इनका वर्गीकरण किया है। कुछ अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, परंतु यहाँ पर हम यह समझ लें कि भारत का समाजवाद मार्क्सवादी समाज नहीं होकर लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत की बात कही जाएगी, गांधीवादी सिद्धांत की बात कहेगी। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन की बात यदि ले, ये इसमें पश्चिमी उदारवादी वर्गीकरण की बात कही जाएगी, पश्चिमी उदारवादी विचारधारा की बात कही जाएगी। तो इसका वर्गीकरण भी किया गया है, डीपीएसपी का वर्गीकरण भी किया गया है। अब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर की बात है, तो जहां तक मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर की बात है, तो इसको हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार यह जो है संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। डीपीएसपी का भाग 4 में उल्लेख है। इसका जो है संविधान के भाग 4 में उल्लेख है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। यह 36 से 51 तक है। यह यूएसए से लिया गया है, यूएसए से यह लिया गया है। यह कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से इसे लिया गया है। उद्देश्य इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह न्यायोचित है यह। इसको गैर न्यायोचित कहा गया है। गैर यानी इसका हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, गैर न्यायोचित है। ये जो है राज्य के महत्व को कम कर देता है। फंडामेंटल राइट राज्य के महत्व को क्या करेगा? कम कर देगा। यानी किसी के मौलिक अधिकार का हनन होने पर राज्य के लिए अच्छा दृष्टिकोण उसका नहीं बनेगा। तो राज्य के ये एक तो ये व्यक्ति के लिए है, मौलिक अधिकार किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। यह पूरे समाज के लिए है। ये क्या है? पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए है यह। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, कि जो है यह राज्य के महत्व को, फंडामेंटल राइट राज्य के महत्व को कम कर देता है, राज्य के महत्व को कम कर देता है, महत्व को कम कर देता है। यानी किसी का मौलिक अधिकार हनन होने पर राज्य के लिए अच्छी धारणा नहीं बनेगी।
ये राज्य के महत्व को बढ़ा देता है, राज्य के महत्व को बढ़ा देता है, महत्व को बढ़ा देता है, बढ़ा देगा, डीपीएसपी बढ़ा देगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और एक केटी शाह का लास्ट में स्टेटमेंट याद रखिएगा कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर, एक संविधान विशेषज्ञ केटी शाह हैं, केटी शाह संविधान विशेषज्ञ हैं, इनका कथन यह याद रखिएगा कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसका भुगतान राज्य की सुविधा पर या बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। जो है केटी शाह का कथन है कि डीपीएसपी ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिसका भुगतान राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है, जिसका भुगतान जो है, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो स्टेटमेंट है यानी राज्य जैसे जैसे सक्षम होगा उन कल्याणकारी चीजों को लागू करेगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।